ऑर्डर ऑर्डर न्यूज लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार और आज इस पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेरे दो साथी रिपोर्टर सुमेधा और प्रत्युष। हेलो बसंत। आप दोनों का स्वागत है पॉडकास्ट में। ये टैरिफ का कुछ असर आप लोगों के आसपास दिख रहा है जो ट्रंप ने दोस्ती में नजराना पेश किया है भारत सरकार को? फिलहाल देखना शुरू होगा जो न्यूज़ रिपोर्ट्स में आ रहा है। आसपास तो नहीं दिख रहा है, इतना जल्दी दिखेगा नहीं, लेकिन जो न्यूज़पेपर्स में आ रहा है उससे तो लग रहा है कि धीरे धीरे इसका असर हम सबको दिखेगा। लेकिन खबरें तो आने लगी है, सूरत में, नोएडा में, जो इवन कपड़ा नेहरू प्लेस में टेक्सटाइल का जो बिजनेस है वहाँ पे भी इम्पेक्ट हुआ है। तो एक्सपोर्टर्स का तो इम्पेक्ट होगा। जब हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज गुरुवार है, कल बुधवार को रामदेव, शायद योग गुरु रामदेव जो खुद को कहते हैं, नोएडा आए थे और उन्होंने सारे चैनलों को इंटरव्यू दिया और एकदम वो देसी वाला जो उनका रहता है ना, देसी जींस लाए हैं देसी, और सबको इंटरव्यू देके चले गए। और कल जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने एक जगह कहा कि ट्रंप सम्मान के लायक नहीं है जो उनको प्रधानमंत्री ने दिया। मुझे याद है उनका एक वीडियो बाइट, जब ट्रंप जीते थे दिसंबर 2024 में, चुनाव जीते थे, जनवरी 2025 में उन्होंने शपथ लिया, तब इन्होंने कहा था कि ट्रंप सनातन प्रेमी है, भारत प्रेमी है। तो 6-8 महीने में सारा सिचुएशन ही बदल गया है। डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है और उसमें प्रचंड जोश जुनून है। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का उदय हुआ है, उन्होंने टेररिज्म का एक नया विश्व कीर्तिमान रच दिया है। पूरी दुनिया के गरीब और विकसित देशों को जिस तरह से वो डरा रहे, धमका रहे हैं, उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी। इवन आपने जो बोला उससे याद आया, वाराणसी में भी कोई एक हिंदू ग्रुप, वो लोग भी ट्रम्प के खिलाफ वो नारे लगा रहे हैं कि ट्रम्प होश में आओ, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, ऐसा नारे लगा रहे हैं। मुझे जब कल मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे काशीनाथ सिंह की जो किताब है काशी काशी, उसकी याद आ गई। मतलब बैठे हैं काशी में और ट्रम्प को होश में ला रहे हैं, उसको हिंदी आती नहीं होगी, ट्रम्प होश में उसका वो जला रहे हैं। और आप देखेंगे कि इसको लेकर जो भारत में असर हो रहा है, खबरें आने लगी और न्यूज लॉन्ड्री भी सूरत, नोएडा से इस पर अपनी रिपोर्ट ला रहा है और हम इस पर रिपोर्ट लाते रहेंगे। देखते हैं कि शायद ट्रंप प्रशासन की या अमेरिका किसी अधिकारी ने कहा आज के अखबारों में है कि बहुत जल्द भारत और अमेरिका के बीच संबंध सामान्य हो जाएंगे। देखते हैं कब तक सामान्य रिलेशन होते हैं और जो कुछ भी भारत में टेक्सटाइल या जो हीरे का कारोबार है सूरत में, उस पर जो इम्पैक्ट दिख रहा है, जो आने लगी खबरें, वो सब सामान्य हो, लोगों का रोजगार बचे। इसमें और एक मैं ऐड करना चाहता हूँ। आई थिंक रघुराम राजन ने अपने इंटरव्यू में फिलहाल बोला है कि इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है, क्योंकि इंडिया में जो टैरिफ्स लगे हैं तो उसका एक कारण है कि हमने जो राशियन ऑयल्स, हमारी रिफाइनरीज जो है खरीद रहे हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा रिलायंस खरीद रहे हैं बाय द वे। तो उन्होंने एक पॉइंट दिया कि जिन रिफाइनर्स की वजह से ये टैरिफ लगा है 25% एक्स्ट्रा, तो जिस सेक्टर्स को अभी नुकसान होगा इस टैरिफ की वजह से, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल और डायमंड एंड ज्वेलरी, तो उनको इन रिफाइनरीज से मदद कॉम्पेंसेट किया जाए, क्योंकि एक तरीके से सही भी है कि मतलब सही गलत की बात नहीं, लेकिन इट्स अ गुड आर्गूमेंट बेसिकली। तो अभी देखते हैं, ये काफ़ी ज्वलंत मसला है, लेकिन इस सब के बीच सबसे ज़्यादा जो अभी चल रहा है, इम्पोर्टेंट है, वो है बिहार में चल रहा है SIR। और हमारी साथी रिपोर्टर सुमेधा, जब SIR शुरू हुआ उससे पहले से वोटर को लेकर जो एक तरीके से घालमेल हो रहा है, जो एलिगेशन लग रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, उसको लेकर खबरें करती रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो। SIR तो अभी हाल ही में बिहार में शुरू हुआ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। SIR पर इन्होंने कई रिपोर्ट की है। अभी एक और रिपोर्ट है जिस पर इनकी एक और स्टोरी, हम उस पर बात करेंगे। और प्रत्युष की दूसरी स्टोरी, पिछले दिनों आपने देखा होगा एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ कोर्ट रूम का, जिसमें कहा गया कि 3000 बीघा ज़मीन एक कॉरपोरेट को दे दिया, सीमेंट फैक्ट्री को, और फिर बहुत सारे लोगों ने चलाया कि ये अडानी को दिया गया है, लेकिन उसमें क्या सच्चाई है। इसके अलावा प्रत्युष ने असम के रहने वाले हैं और असम की पुलिस आजकल अपने यहाँ के तमाम कानून व्यवस्थाएं वहाँ की इतनी अच्छी हो गई है कि देश के अलग अलग हिस्सों में अगर गुजरात चली जाती है कांग्रेस के MLA को अरेस्ट करने के लिए, कोई विवाद होता है OTT पर या फिल्मों में या किसी चीज़ में, तो चली जाती है मुंबई अरेस्ट करने के लिए। और दिल्ली में
सिद्धार्थ बदराजन जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वायर के फाउंडर एडिटर हैं, और दूसरे जर्नलिस्टों पे एफआईआर करने में भी असम पुलिस बहुत आगे है। वो कौन लोग हैं जो एफआईआर करा रहे हैं, उस पर प्रत्युष से बात करेंगे। शुरुआत सुमेधा से करते हैं। सुमेधा, बताओ अभी क्या स्टोरी है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, हम आप ही से सुन लेते हैं। सो आई थिंक ये स्टोरी अभी एक दो जगह आ चुकी है, रिपोर्टर्स कलेक्टिव में और न्यूज़ लॉन्ड्री में भी। जो टीम बिहार एसआईआर का टीम है, उन्होंने ये करा है, ये दिखाया है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का एग्जांपल लेके कि एक ही हाउस नंबर पे एक ही बूथ के, तो बेसिकली जो एक ही एड्रेस बनेगा उस पर बहुत सारे वोटर्स रजिस्टर्ड है। तो हमने इस चीज़ को देखा कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है पूरे बिहार में, एंड हम उसी पे स्टोरी कर रहे हैं। एंड सबसे जो ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये वहाँ बिहारीगंज जो एक नॉर्थ ईस्टर्न मधेपुरा में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में जो एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उधर एक बहुत अनोखा केस निकल के आया है, जिधर एक बूथ है राही जगतपुर गांव के अंदर। उधर एक बूथ पे 1069 वोटर्स है और सबके सबका एक ही हाउस नंबर दे रखा है। सबका हाउस नंबर 3 दे रखा है। जितने वोटर हैं सबका हाउस नंबर 3 दे रखा है। तो फिर हमने देखा कि उसी असेंबली में और भी ऐसे वोटर्स हैं, मतलब और भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे 800 900 मतलब इतने वोटर्स को एक ही हाउस नंबर पे रजिस्टर कर रखा है। और ये जो डेटा है ये दिखाता है कि 243 में से बिहार के 218 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये एक प्रॉब्लम है, जो कि मतलब प्रॉब्लम हम इसे कह सकते हैं क्योंकि हमने इसका जो थ्रेशोल्ड लिया है वो 100 से लेके 1100 तक लिया है। 100 से कम वाले केसेस हमने नहीं लिए हैं क्योंकि वो हो सकता है कि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर साथ में रहते हो, हॉस्टल के अंदर लोग साथ में रहते हो, बट फिर भी अगर हॉस्टल में भी साथ में रहते हैं तो भी उनका कमरा नंबर अलग अलग होगा, जो कि रिफ्लेक्ट होना चाहिए उनके वोटर लिस्ट के अंदर। तो इसके अंदर ये हमने पूरे बिहार का एनालिसिस किया है, और ये सिर्फ मतलब ये मैंने नहीं किया है खाली, ये हमारे जो साथी हैं विशाल वैभव, जो कि IIT दिल्ली के अंदर एक फॉर्मर प्रोफेसर रह चुके हैं, उन्होंने इस चीज़ का पूरा एक पाइथन कोड तैयार किया और फिर उन्होंने इस चीज़ को एनालाइज किया, और तब ये डेटा हमें पता चला कि ये इस स्केल पे ये प्रॉब्लम है, ना कि जो 3-4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज तक सीमित है। सुमेधा, एक और सवाल है आपसे कि ये जो बल्क में वोटर मिल रहे हैं, हाँ, एक ही एड्रेस पे, क्या ये फेक वोटर हैं या जो BLO है उसकी गलती, ये है क्या? मतलब आपने तो ग्राउंड पे भी काफी काम किया इस पे। और हाँ, इसके लिए ग्राउंड पे हम लोग तो नहीं जा पाए थे। ये 1069 वाला हमने एक पेक्यूलर केस को एनालाइज करने का देखा, तो हमारे एक वहाँ पे जो एक फ्रीलांस रिपोर्टर है हेमंत पांडे, वो गए थे ग्राउंड पे, उन्होंने ही इस चीज़ का वेरिफिकेशन किया। तो इस पे भी मैं बात करती हूँ हमें उधर क्या मिला, बट हम ये नहीं बोल रही ये फेक वोटर है, हम ये बोल भी नहीं सकते, और क्योंकि ये 4.5 लाख करीब ऐसे वोटर्स निकल के आए हैं पूरे बिहार में, और 7 करोड़ में से 4.5 लाख, और 65 लाख के करीब कुछ इन्होंने कहा है कि हमने क्लियर किया है। तो अब मतलब ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है अभी तक। तो ये जो 4.5 लाख वोटर्स निकल के आए हैं, तो ये पॉसिबल भी नहीं है किसी भी मीडिया संस्थान के लिए जाके देखना कि ये फेक वोटर हैं या नहीं है, ये वहाँ पे रहते हैं या नहीं है। यही पर्पस था SIR का। सो बट ये क्यों एक प्रॉब्लम है, इसका एक कारण अलग है। कोई भी वोटर रोल जब हमारा यहाँ तैयार होता है, उसका एक उसकी जो कोर के अंदर जो चीज़ होती है वो ये होता है एक फिजिकल वेरिफिकेशन, उसकी प्योरिफिकेशन के लिए जो सबसे ज़रूरी होती है। जो बूथ लेवल ऑफिसर है वो घर घर जाके फिजिकली वेरीफाई करता है, हाउस टू हाउस जाके, कि वो वोटर वहाँ रहते हैं या नहीं रहते हैं, उनके जो डिटेल्स हैं वो वोटर रोल में वो सही तरीके से हैं या नहीं है। अब ये निकल के आ रहा है कि उनके एड्रेसेस ही ठीक तरीके से, उनके मकान नंबर, उनकी नंबरिंग ठीक तरीके से वोटर रोल में आफ्टर SIR नहीं हो पाई है। तो एक तरीके से ये वो क्यों नहीं हो पाई है, कि क्यों, उसके क्या कारण है, वो एक अलग चीज़ है। बट ये एक लूप होल है जो SIR या फिर कोई भी रिवीजन एक्सरसाइज वोटर रोल का जो इसको सॉल्व नहीं कर पाया है। और ये एक लूप होल है जो कि एक स्पेस छोड़ता है फेक वोटर्स आने का, क्योंकि एक बार आपके वोटर लिस्ट में इस तरीके से फेक वोटर आ गए, तब आप उनको हटा नहीं सकते हैं। आप उनको कैसे जाके ढूंढेंगे? जो एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जो एड्रेस में इतना बड़ा प्रॉब्लम है, आप कल को उनको कैसे जाके ढूंढेंगे?
जी जी। आप कैसे फिजिकल वेरीफाई करेंगे, आप कैसे चिट्ठी भेजेंगे अगर उनको ये चेक करना है कि वो वहाँ पे रहते हैं या नहीं रहते हैं। उसमें मतलब मैं ऐसे समझने से आ रहा हूँ क्योंकि मतलब हमारी जो फ्रीलांस रिपोर्टर वहाँ पे ग्राउंड पे गए थे जी तो उन्होंने क्या हमें उसका वेरिफिकेशन दिया कि 1100 वोटर्स एग्जिस्ट करते हैं या इस सब लोग मतलब गांव के ही लोग, मतलब देयर कुड बी टू पॉसिबिलिटीज। बिल्कुल, एक है कि बिल्कुल। फेक, हाँ। ठीक है, वो हम बोल रहे हैं कि अभी हम नहीं बता सकते हाँ। कि उसकी बात है कि वो एग्जिस्ट करते हैं हाँ। और मे बी लाइक उनका हाउस नंबर गलत हुआ है, जो हाँ। मतलब बेसिकली जैसे हम भी देखते हैं कि एक प्रॉब्लम है आई थिंक जो मतलब अभी कितना हो गया, जब हम थे हमारी घर का भी हाउस नंबर बहुत सालों तक मुझे पता नहीं था, हाँ। पर्सनली बताऊँ ना, क्योंकि लोकल एरियाज में इनका घर बिल्कुल। उनका घर है, जैसे माई टाइटल इज कोटोकी तो आपका कोटोकी का हाँ। घर या इनका जो भी गांव में होगा दादाजी के नाम से। दादाजी के नाम से, पापा के नाम बिल्कुल। से, उनके नाम से जाना जाता है। हाँ। और इवन जो पोस्ट ऑफिस का कार्ड ही वो लोग भी वो ऐसे भी आते ऐसे ही हैं। बांटते वो हैं। नाम पूछते हैं। बिल्कुल। पोस्ट ऑफिस का आपको मैं हाउस नंबर दिया हुआ आई थिंक 3-4 साल होगा जब से मैं घर का हाउस नंबर दे रहा हूँ, उससे बिल्कुल। पहले नहीं देते बिल्कुल। कि जगह का नाम लिख दो, पोस्ट ऑफिस वाला जानते हैं हाँ, इनका यही घर होता का है, यही होता है। टाइटल और नाम देख के। बिल्कुल, हमें इधर तो भी यही देखने को मिला है। तो ये एक हो सकता है लोकल कंडीशन की, बिल्कुल। और उसकी वजह से क्या पता कि ऐसा हो सकता है कि हाउस नंबर ऐसे ही जो भी बीएलओ मतलब जो भी हाँ। टीचर्स, यूजुअली तो स्कूल टीचर्स इस काम पे आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स ये लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो ये लोग शॉर्टकट मार सकते हैं। देयर इज स्कोप कि हाउस नंबर पता नहीं आ रहा है, 3 लिख दो या 4 लिख दो या 5 लिख दो। तो इस तरीके का भी कुछ आ रहा है क्या पैटर्न आपकी स्टोरी में, मतलब मैं वो जानना सो पहली बात कि ये 1069 वोटर वहाँ पे है या नहीं है, हाँ। उसमें से कुछ लोग माइग्रेट भी हो चुके हैं, कुछ लोग अभी वहाँ पे रहते भी हैं। तो माइग्रेट होने की वजह से हम ये बता नहीं सकते कि इतने लोग पक्का हो चुके हैं वापस नहीं आएंगे। तो इस तरीके का ये वाला वेरी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हाँ, 11 ये लोग वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। और तो फेक वोटर्स वाला हाँ, वो फेक नहीं है। वोटर्स वाला इधर सामने को नहीं मिला, लेकिन हमें ये चीज जो प्रॉपर एड्रेसेस ना होने की वजह से फेक वोटर्स हमें दिखा था, ये मेरठ में हो रहा था कि प्रॉपर एड्रेस नहीं दिया गया और बाद में पता चला वो एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता, फिर भी उधर का एक वोटर रोल बन गया और वो सारे फेक वोटर थे। तो प्रॉपर तरीके से मार्किंग ना होना ज्योग्राफिकल, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब जो आपने बोला प्रत्युष या बसंत, हम भी बात कर रहे थे कि रूरल इंडिया के अंदर काफी जगह हाउस नंबर लोगों को पता ही नहीं होता, दिया ही नहीं जाता। और ये बल्कि रूरल इंडिया के लिए कम प्रॉब्लम है अगर नहीं भी दिया जाता, क्योंकि वहां पे सब लोग एक दूसरे को जानते होते हैं। और अर्बन इंडिया में और भी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, अगर आपके वोटर लिस्ट में प्रॉपर हाउस नंबर नहीं है तो कल को आपका बूथ लेवल ऑफिसर आएगा, वो पर्ची बांटने आएगा, तो वो कहाँ पे आपको वोटर का पर्ची देगा। फिर अगर आपके घर में से सपोज किसी का दोबारा नया वोटर बन रहा है, तो आपके घर में से अगर वोटर लिस्ट जो होती है वो सीरियल नंबर हाउस नंबर के हिसाब से होती है। अब आपका नया वोटर बना, आपके घर में सबका तो 3 नंबर डाल दिया, लेकिन उसने जो नया वोटर बना वो करेक्ट करना चाहा और उसने 10 डाल दिया, तो हो सकता है उसका बूथ दूर पड़ जाएगा फिर, क्योंकि वो 10 नंबर हाउस नंबर का वो स्पेस ही नहीं है उस वोटर लिस्ट में। फिर मतलब वोटर जो लिस्ट होती है वो सीरियलिंग हाउस नंबर के हिसाब से एक लाइन में तैयार होती है। तो अगर किसी का हाउस नंबर उस सीरियल से बाहर पड़ता है तो उसका बूथ अलग हो जाएगा और दूर पड़ जाएगा। तो पूरा जो बेसिस है एक वोटर रोल का तैयार होने का वो हाउस नंबर है जी। तो अगर वो उसमें ठीक तरीके से कोई सिस्टम डेवलप नहीं है तो क्या होगा। एक जो प्रत्युष ने बात पूछी वो ये बोली कि नोशनल नंबर दिए जाते हैं कि ठीक है पता नहीं आपका क्या हाउस नंबर है, तो बीएलओ ने खुद से आपको हाउस नंबर दे दिया। उसे बोलता है इलेक्शन कमीशन कि ये नोशनल हाउस नंबर है जो हम आपको खुद से दे देंगे, जैसे होमलेस के लिए दिल्ली में दिया जाता है, सबके लिए दिया जाता है। तो अब उसका भी कोई गाइडलाइन होना चाहिए, वो किस तरीके से दिया जाएगा कि कल को अगर इलेक्शन कमीशन वो वोटर लिस्ट उठाता है तो वो देख सके, ताकि हाँ इतने म्युनिसिपैलिटी ने इसमें एड्रेस दिए थे, इतने एड्रेसेस नोशनल नंबर, इतने उसमें से नोशनल है जो हमने दिए थे, लेकिन उनके पास भी उसका कोई सिस्टम नहीं है। उसके अंदर भी आपको नंबरिंग तो करनी पड़ेगी। नोशनल देंगे तो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, पर आप सबका एक दे रहे हैं। सुमेधा, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ हमारे जो दर्शक हैं कि जो SIR था उसका मोटिव यही होता है कि जो वोटर लिस्ट अब तक तैयार है उसमें कुछ कमी उसको ठीक करना है जी। आपको लगता है कि बिहार में जो इलेक्शन कमीशन सफल हो पाया
या नहीं हो पाया? जो अभी तक का जो अभी तो हाँ। समय है फाइनल ड्राफ्ट आने में, जी फाइनल आने में, लेकिन अभी तक जो आप देख रही हैं, जी आपको लगता है कि SIR का जो उद्देश्य था हाँ। वो पूरा हो पाया है? नहीं, क्योंकि आज मेरी इलेक्शन कमीशन में ही बात हो रही थी और जब हमने उनको अपना ये डेटा दिखाया तो उन्होंने खुद इस चीज़ को माना कि उन्होंने बोला कि ये हाउस नंबर का जो प्रॉब्लम है ये फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारा डेटा देख के उन्होंने बोला कि उन्हें भी नहीं पता था ये इतने स्केल पे है। और उन्होंने बोला कि ये उनके स्कोप से भी बाहर था कि वो किसी वोटर का हाउस नंबर ठीक कर पाते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लीगली किसी भी वोटर के डिटेल खुद से चेंज नहीं कर सकता। अच्छा। अगर आपको अपने वोटर डिटेल चेंज करवाना है, आपको अपना एज चेंज करवाना है, एड्रेस चेंज करवाना है, उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा जी। तो इलेक्शन कमीशन वो फॉर्म भर भी नहीं सकता। तो जो भी बिहार में इन्यूमरेशन फॉर्म दिए गए थे स्टार्टिंग में SIR ड्राफ्ट के लिए, उसके अंदर हाउस एड्रेसेस जो थे वो प्री प्रिंटेड थे। अच्छा। तो जो गलती हमारे पिछले रोल में थी हाँ। वही गलती इसमें आ चुकी है। तो फायदा क्या है? SIR का फायदा क्या है? यही सवाल है। और जब आप रेजिडेंस के ऊपर इतना आपका शक चल रहा है, मतलब आपको पता है कि आप रेजिडेंस भी स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं किसी का एड्रेस, तो फिर आप उनका सिटीजनशिप कैसे स्टैब्लिश करेंगे? और ये जो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी नेपाल के हैं, हाँ। तो हाउस नंबर आप ठीक ही नहीं करें तो कोई भी आ सकता है? अगर हाँ। आस हो सकता है, हम कह रहे हैं, बीजेपी तो कह रहे कि है ही, हाँ। लेकिन ये तो इसमें सब जो भी आना चाहे आ जाएगा। वही, क्योंकि आपका देखिए मैं इसमें मैंने जो देखा था आसाम में भी NRC से पहले कितना हल्ला हो रहा था कि 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, मतलब कुछ भी फिगर्स कोई भी पॉलिटिशियन आके, मीडिया भी मतलब जो भी बोले, अब सब लोग अपना थ्योरी दे रहे थे। बाद में जब NRC अपडेट हुआ तो उसके बाद 19 लाख के अराउंड का लोग को NRC में इंक्लूड नहीं हुआ। आई एम नॉट सेइंग दे आर बांग्लादेशी और दे आर नॉट सिटीजन, बट पॉइंट इज दैट कि वो आखिरी उस तरीके से भी देखा जाए तो क्या हुआ, उसके बाद बहुत सारा मुस्लिम्स को टारगेट किया उस टाइम पे, मतलब बेसिकली बांग्लादेश से मतलब मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आउट ऑफ 19 लाख मेजोरिटी वर हिंदू, बंगालीज, लाइक जिस भी कारण से है या नहीं आया है जो भी हो, जस्ट आई एम सेइंग कि ये जो चीजें है आपको, ये इट्स अ काइंड ऑफ अलग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। आई रिमेम्बर जब NRC चल रहा था, डेली एड आया करता था उसमें टीवी में, अखबार में, कि क्या डॉक्यूमेंट्स है ये, किससे आपको डरना नहीं है, क्या मिस इन्फॉर्मेशन हो सकता है। एंड मुझे याद है लोग एकदम पूरा हमारे घर में कैसे हम लोग ने फिलअप किया था, मतलब एक पूरा प्रोसेस है और इट टेक्स टाइम। ये ऐसा 2-3 महीने में तो खत्म करने वाला चीज नहीं है। बिल्कुल। अब देखिए सिटीजनशिप का जो सवाल है वो उसके अंदर हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 वो 2-3 बातें बोलता है डिपेंडिंग ऑन द ईयर आप किस में पैदा हुए हैं। बट उसका सबसे पहली एक चीज़ ये है कि आप इंडिया में आप किसी भी 13 से पहले हुए हो या 87 से पहले बर्थ हुआ हो, आपको इंडिया में पैदा होना पड़ेगा। आपको एक रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए, लेकिन आपके रेजिडेंशियल प्रूफ में ही अगर एड्रेस में इतनी गड़बड़ी है जिसका कोई सिस्टम नहीं है, तो आप सिटीजनशिप फिर कैसे डिटरमाइन करेंगे? जी। मतलब ये बिहार में मुझे लगता है SIR से पहले ट्रेनिंग भी हुई थी BLO की, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, सुमिधा की स्टोरी पढ़ता हूँ, रिपोर्टर कलेक्टिव किया, हमारे यहाँ एक स्टोरी पब्लिश हुई है जिसपे इलेक्शन कमीशन का जवाब भी आया। वो जवाब अजीब ही था कि मतलब कि आप 4-5 उदाहरण देके ये कह रहे हैं, रिपोर्टर्स ने मिलकर, हाँ कई सारे रिपोर्टर्स, 16-17 रिपोर्टर हैं उसमें। मैंने खुद देखा, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, मैं आप सबको बताया ही मैंने। मैं एक दिन मैं भी इस पे देख रहा था कि क्या चल रहा है, तो मैंने सोचा अपने गांव का देखता हूँ, क्योंकि मैं अपने गांव में हर एक व्यक्ति को जानता हूँ। तो मेरे फैमिली में सारे लोग हैं हाउस नंबर, जो हमारे दादाजी, दादी, पापा सब एक हाउस नंबर में। मेरा जो छोटा भाई है, हमारे घर से 4-5 घर दूर एक दूसरे लोगों का घर है, उसमें चला गया। हमारे घर के सामने एक रहते हैं, वो हिंदू हैं, उनके घर में 20-22 वोटर हैं, उनके घर में 4-5 मुस्लिम लोगों का एड्रेस दर्ज है, मतलब वो 22 नंबर घर है, तो उसमें 4-5 हमारे, वो 4-5 मुस्लिम जो हैं वो हमारे गांव के ही हैं, पर उनका हाउस नंबर और ये जो हिंदू है उनका हाउस नंबर सेम है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर आपने किया क्या? SIR में इतनी ज्यादा जल्दबाजी, और ये कहा गया कि सब डर रहे हैं, बांग्लादेशी चले जाएंगे, लेकिन ये देख के नहीं लग रहा कि कुछ ज्यादा बदलाव हुआ। ऐसा कर ही नहीं सकते। 1-2 कितने महीने में हुआ है ऐसा पूरा ड्राफ्टिंग? 1 महीने में। 1 महीने में आप इतना, मतलब सारे कितना बिहार का करोड़, 7.5 करोड़ वोटर्स का पूरा वो करना इस तरीके से कि मतलब हाउस टू हाउस जाके
और ट्रेनिंग देना बीएलओस को जैसे बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है, मतलब आपने जो आपके सबसे बेसिक मुद्दे थे वोटर रोल को लेके कि आपका हाउस नंबर ठीक से डला हो, आपके एड्रेसेस ठीक से डले हों, आपके यहाँ पे कोई स्कोप ना रहे कि फेक वोटर्स आ सके और जो लेजिटिमेट वोटर्स है वो डिलीट हो सके। आपने वो मुद्दे तो नहीं सॉल्व करे, अभी आप सिटीजनशिप के को भी डिटरमाइन करेंगे इनसे, ये सब चीजें करें जो आपके स्कोप से भी बाहर है। तो गोल बदल रहा है, लेकिन जो एसआईआर का मकसद था वो पूरा नहीं हुआ आपके मुताबिक। क्योंकि हमारा डेटा जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस चीज की समस्या है, और इसमें जो सिस्टम के अंदर के लोग हैं, जो लोकल लेवल पे बीएलओ हैं, ईआरओ हैं, उनसे ऐसा बात करके लग रहा है कि उनकी भी प्रॉब्लम नहीं है। जब हमने वहाँ की ईआरओ से बात की, हेमंत ने वहाँ के बीएलओ से बात की, वो बीएलओ ने बोला कि सर आपने बताया तो हमें पता चला कि ये गड़बड़ भी है, गड़बड़ हुई है, वरना वो और दूसरे बूथ के बीएलओ बोलते हैं कि हमने बहुत बार ये रेज किया है कि मुझे बहुत दिक्कत आती है। जब वो नए नए बीएलओ बन के आए थे कि सबका एक ही हाउस नंबर दे दिया, तो वो बोल रहे थे कि मुझे बड़ा दिक्कत है कि मोहल्ले में कहाँ से किसको ढूंढूं, कैसे पर्ची बांटूं। कहते अभी तो थोड़ा टाइम हो गया, बट कोई भी नया बीएलओ आता हमेशा ये समस्या होती है। वो बोलते हमने उसको इतनी बार अपने लोकल इलेक्शन ऑफिसर्स में उठाया, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। और कहते हैं अभी इन्होंने सिटीजनशिप का हम पे नया प्रेशर डाल दिया कि ये साबित करो, लेकिन जो था वो हम कर ही नहीं पा रहे ठीक। बेसिकली जब गांव में पर्ची बढ़ती है तो उसका अनुभव है, जो भी व्यक्ति होता है बीएलओ जाता है किसी अमीर आदमी के, अमीर या थोड़ा पावरफुल हो, उसके घर प्रधान टाइप के, थोड़ा गांव के पावरफुल हैं, उनके घर पे खाट डाल के बैठता है, सबको बुलाया जाता है। या उसी को प्रधान जी को दे दिया जाएगा कि ये बसंत की फैमिली के 6 लोगों का पर्चा, ये प्रत्युष के फैमिली के 8 लोगों का पर्चा, ये सुमेधा के फैमिली के 10 लोगों का पर्चा। वो जो पावरफुल व्यक्ति है वो चुनाव लड़ेगा फ्यूचर के लिए, तो सेट करता है कि मैं तुमको दूंगा, है ना, माहौल सेट करता है। तो ये है। और आप लोकल डायनेमिक्स तो आप लगातार देख रहे हैं कि सुमेधा और न्यूज़ लॉन्ड्री जो अभी मतदाताओं को लेकर जो एक तरीके की संसद चल रहा है, सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने तो इसको उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है, इसको वोट चोरी तक करार दिया है, और इसको लेकर पूरे बिहार में वो कैंपेन भी कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है ग्राउंड पे और उसके क्या नुकसान हैं? जैसे सुमेधा बता रही थी कि अगर आप उनको हाउस नंबर नहीं देंगे तो फेक वोटर आने की संभावना है, क्योंकि 4 लाख 5 लाख ये बड़ा नंबर है। हम एक जर्नलिस्ट या 10 जर्नलिस्ट कितने लोगों को ढूंढेंगे? तो उसमें बहुत सारे लोग बच जाएंगे जो फेक वोटर है, और फेक वोटर देश में बनते हैं, कोई नई बात नहीं है। ये कोई बहुत पहले से हो रहा है, और आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर तो देना पड़ेगा ना, यूनिक मतलब फिजिकली जोग्राफिकली उनका एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। और एक मेरा ये सवाल है, जब विशाल हमारे साथ जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कुछ हफ्तों में बता सकते हैं ये इतने बड़े स्केल पे है, तो इलेक्शन कमीशन को क्या रोक रहा है ऐसा एक 4 या 5 लोगों का टीम बना के बिठा के ये देखने में कि ये कहाँ किस स्केल पे हो रहा है? जी। उनके पास तो मशीन रीडेबल डेटा भी है जो हमें नहीं देते हैं। लेकिन यही है कि आप देखिए कि ये सुमेधा ये कर पा रही है आप सबके सहयोग से। आप जो बाकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जिनको सरकार से मिलता है करोड़ों का विज्ञापन, वो क्या करते हैं आप खुद देखते हैं कि सरकार और इलेक्शन कमीशन के जो पक्ष की तरफ बैठ के और वो बैटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन जो जरूरी मुद्दे हैं, जो ग्राउंड पे घट रहा है, उसको सुमेधा या रिपोर्टर कलेक्टिव टीम या दूसरे तमाम जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वहीं कर रहे हैं। उस इलेक्शन कमीशन का डेटा है, किसी और का डेटा नहीं। हमें डेटा मिल सकता है तो बड़े मीडिया घरानों को तो, और उनके पास सिस्टम ज़्यादा है, उनके पास लोग ज़्यादा हैं, लेकिन हम कर रहे हैं आपके सहयोग से। तो आप अपना सहयोग हमें बनाए रखें, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ये तमाम रिपोर्ट पहुंचती रहे। सुमेधा बिहार जाए, मैं भी बिहार जाने वाला हूं, प्रत्युष असम जाते हैं, असम से स्टोरी लाते हैं, और अब अगली स्टोरी असम से ही है। बैक टू बैक प्रत्युष ने लगभग 2-3 स्टोरी इनकी असम से आई है। प्रत्युष, पिछले सप्ताह एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ जिसमें जज साहब काफ़ी नाराज दिख रहे थे कि 3000 बीघा तुमने दे दिया। What company? Mahabir Cement. Cement Company. You have been granted an area of land. Yes, a lot. 3,000 bighas. 3,000 bighas. Yes, Your Lordship. The entire not NC district. Lordship, I don't know the extent of the entire. What is going on? No, Lordship. 3,000 bighas allotted to a private company. Yes, Your Lordship, for establishing, there is a mine. We know, madam. We know about something about NC. It's barren land and it's. We know how barren is NC is.
Lordship, 3,000 bighas. the What kind of council- decision is this? Lordship, I'll show you the. They will have a mine over there. Yes. For the limestone. Mr. Sharma, 3,000 bighas? Is this some kind of joke or what? No, Lordship, we need it. It's because of Your need is not the issue, madam. Public interest is the issue. हमें समझाएंगे। और उसके बाद बहुत सारे जो ट्विटर हैंडल है उसने बोला कि ये जो अडानी हैं, गौतम अडानी, उनकी कंपनी को दिया गया है। क्या है पूरा मसला, थोड़ा समझाएं हमारे दर्शकों को। तो बेसिकली बसंत जी, आप जो बोल रहे थे वो जो वीडियो वायरल हुआ था पिछले वीक, तो ये सिर्फ लाइक नॉर्मल यूजर्स ही नहीं, सोशल मीडिया में जो क्लेम कर रहा था कि 3,000 बीघा ये अडानी का मसला है, तो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एक पोस्ट हुआ था और सीपीएम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी ये पोस्ट हुआ था कि अडानी के नाम पे क्लेम किया था। तो क्योंकि मैं असम में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, एंड ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि अडानी को लेके एक प्रोटेस्ट चल रहा है असम की कुकराझार बीटीएडी एरिया में, वहाँ पे उनकी एक प्रोजेक्ट को लेके लोकल ओपोजिशंस कर रहे हैं, तो उसका भी एक खबरें आ रहे हैं। तो काफ़ी और भी रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि पिछले कुछ लास्ट ईयर आई थिंक एडवांटेज असम का वो हुआ था, समिट हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे कॉरपोरेट्स ने असम में काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट की वो प्रॉमिस किए थे। तो लोग बोल रहे थे कि अडानी से लेके बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं उनको असम में प्रोजेक्ट्स दिया जाएगा और उसमें बेसिकली उसके लिए ही जो असम का भी एविक्शंस हो रहे हैं उसको भी रिलेट किया था। तो जब ये वीडियो वायरल हुआ, एज ए जर्नलिस्ट मैंने भी ट्राई किया कि अच्छा अडानी को मिल रहा है तो कब मिला, क्योंकि हमें भी खबर नहीं था कि हुआ भी है। तो और जिस जगह में डिस्ट्रिक्ट में जो एक ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल है एरिया, तो वहाँ से हमने पहले भी रिपोर्ट किया है कि वहाँ पे सिमिलरली कुछ लाइमस्टोन माइंस के लिए जब ऑक्शन हुए थे, तो लोकल जो ट्राइबल कार्बी ट्राइबल लोग हैं, तो उन लोगों ने ओपोज किया था कि उनकी ज़मीन जा रहे हैं और ऐसे ही थाउजेंड्स ऑफ बिगास लैंड हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू कॉरपोरेट्स। तो ये जब खबर आया, इसलिए मैंने चेक किया, मैंने अपने सोर्सेज से वहाँ पे बात किया और पूरा कोर्ट केस को निकाला कि कौन सा कोर्ट केस है, क्योंकि जज बोल रहे हैं तो उसके पीछे बिल्कुल एक केस होगा। तो तब मालूम पड़ा एक्चुअली अडानी के लिए नहीं था, इसमें एक महाबल सीमेंट नाम का एक कंपनी है, जेके लक्ष्मी सीमेंट के रिलेटेड, तो उनके लिए अलॉट हुआ था। बाय द वे, इसका मतलब ये नहीं कि अडानी को उस एरिया में नहीं मिला है, अडानी को उसी एरिया में हमने स्टोरी पे मेंशन भी किया है, 1200 बीघा से भी ज़्यादा उसी इलाके में, उसी सेम एरिया में, जहाँ 3,000 बीघा एक को मिला। हाँ, प्रोजेक्ट अलग है, जैसे कि एक जगह 3,000 बीघा को महाबल सीमेंट को मिला और अलग एक जगह अडानी को भी मिला है 1200 बीघा। तो वो भी लाइमस्टोन माइन है, वो अंबुजा सीमेंट को मिला है बेसिकली, अडानी का जो है। तो वहाँ पे भी हुआ है, बट वहाँ पे भी एक लोकल प्रोटेस्ट हो रहा है अडानी के खिलाफ, बट ये मैटर उससे रिलेटेड नहीं था। तो बेसिकली लोगों ने मिक्स कर दिया दोनों को कि एक तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है और एक तरफ ये जो कोर्ट में मैटर आगे बढ़ गया है। बट इंटरेस्टिंगली मैं तो इतना ही देखना चाहता था, लेकिन उसके बाद मैं जब उस लोगों से बात किया, कोर्ट का डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था, मुझे उस 3,000 बीघा के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी मिला। क्या कि है? बेसिकली उसके लिए जो लोकल्स है, इन लोग काफ़ी दिनों से, 1 साल से ज़्यादा टाइम से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि दे डोंट वांट टू गिव अप द लैंड टू दिस महाबल सीमेंट। तो उसके बाद कैसे उस चीज़ को कंप्लेन गया अथॉरिटीज़ के पास, अथॉरिटीज़ ने कैसे उसको मैनेज करने की कोशिश किया, और बाद में जाके एक कोर्ट केस एकदम फाइनल, आई थिंक ये स्टार्ट हुआ था अराउंड लास्ट ईयर जून, और ये जो पिटिशन है जिसका हियरिंग अभी चल रहा है, ये दिसंबर लास्ट ईयर में फाइल हुआ है। अच्छा, तो ये हाँ, तो एक साल लंबा जो वहाँ का लोकल्स थे, ट्राइबल है सब लोग, तो वो ट्राइबल्स का एक स्ट्रगल चल रहा था, वो किसी को भी इतना हाईलाइट नहीं किया था किसी ने, लेकिन जैसे ही एक कोर्ट, हाँ, अडानी का नाम उससे जुड़ गया और जैसे ही एक जज का इतना स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स आया, तब जाके एक इशू बना। और इसलिए जब मैं उनसे बात कर रहा था, वो लोग भी बहुत खुश थे कि एटलीस्ट अभी ये हाईलाइट हो रहा है हमारे इशूज़ को। और यही नहीं, जो डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल है, वहाँ पे अडानी से लेके स्टार सीमेंट से लेके काफ़ी सारे नया फैक्ट्रीज, नया माइनिंग ऑक्शंस हुए हैं पिछले कुछ सालों में। और आप लोग इंटरेस्टिंगली बोल दो, जब मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने पूरा नॉर्थ ईस्ट को लेके रिसेंटली एक रिपोर्ट भी निकाला है, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तैयार किया है, कि हम वहाँ पे कितना प्रॉस्पेक्ट्स है माइनिंग एंड ऑल दोस, मतलब चीज़ों के लिए। तो रेयर अर्थ मटेरियल से लेके काफ़ी सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने बोला है कि नॉर्थ ईस्ट में है,
जिसका एक्सप्लोरेशन ऑक्शन ये सब होगा। चल रहा है अभी। मतलब जैसे ये कुछ एक 2 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी ऑक्शन हो गए हैं, कहीं कहीं जगह एक्सप्लोरेशन हो रहा है। तो बेसिकली आसाम में एक जगह है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत सारे एक्सप्लोरेशन ऑक्शन चल रहे हैं। वहाँ पे ही एक जगह है जहाँ पे गिबॉन नाम का एक मतलब वो है एक्सटिंक्ट होने वाला एक एनिमल है, वो मिलता है। उसकी बगल में मतलब उसकी एरियाज के अंडर ही उसकी जहाँ पे वो रिजर्व फॉरेस्ट है उसके पास वेदांता को भी मतलब ऑयल एक्सप्लोरेशन का भी एक वो हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो वहाँ पे भी ऐसे काम चल रहा है। तो वहाँ पे एक अलग एक मतलब एक क्या बोले नाराजगी है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और नया चीज़ है कि इतना सारे कॉरपोरेट्स आ रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी फॉरेस्ट एरियाज़ है, काफ़ी आपका एक सेंसिटिव है इकोलॉजिकली भी। तो ये सब एरियाज में ये नया नया जो माइनिंग के नाम पे एक्सप्लोरेशन हो रहे हैं, ऑक्शंस हो रहे हैं, उसको लेके एक अलग है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने उस स्टोरी को एक्चुअली अटेम्प्ट किया था। जी जी। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, कई बार लोग बड़े आसान सवाल पूछते हैं पर उसका जवाब समझ नहीं आता। आम सवाल होता है लोगों के कि एक तरफ आप कहते हैं रोजगार नहीं है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कंपनी नहीं लगाने देंगे। तो यहाँ पे जो जगहें दी जा रही है, चाहे 300 बीघा हो चाहे 1200 बीघा हो, क्या जो हमारा प्राकृतिक नुकसान को ध्यान में रख के दिया जा रहा है या एवं ही दिया जा रहा है? कॉर्पोरेट तो आएगा, रोजगार बढ़ेगा, लेकिन क्या नियमों का पालन हो रहा है? क्या देखा आपने? देखिए जब जिस लेवल पे जैसे जो अभी ये जो 3000 बीघा वाला एरिया है, इट्स ए कम्प्लीटली फॉरेस्ट लैंड, जो ट्राइबल ये सब ट्राइबल एरियाज है। 6 शेड्यूल एरिया है। 6 शेड्यूल एरिया में आप कुछ भी काम बिना विलेज कम्युनिटी से डिस्कस करके या ऐसे ही आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो ट्राइबल लोग हैं, उनका एक कम्युनिटी लाइफ है। बिजनेस करना कोई गलत नहीं है, बट उसके साथ साथ आप जो लोकल ट्रेडिशन है, लोकल जो एक क्या बोले इसका डायनेमिक्स है, उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और देखिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलना ऑफ कोर्स कि जब सरकार की भूमिका है तो दे ही देंगे। तो ये लोकल्स भी, मुझे भी वहाँ पे बहुत सारे लोकल्स ने बोला है कि हमको भी मालूम है, इफ गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी थॉट कि दे विल गिव द लैंड, दे विल गिव, बट रिहेबिलिटेशन का क्या है जी। कि उनका जो रिहेबिलिटेट होंगे, कल वहाँ पे एक सीमेंट फैक्ट्री बनेंगे। जब ये जो पकड़ लीजिए एक गाँव है जिसकी बगल में ऑक्शन माइनिंग स्टार्ट होगा, कल एक सीमेंट फैक्ट्री होगा, लाइमस्टोन माइन है तो उससे सीमेंट बनते हैं, तो उस बगल में एक सीमेंट फैक्ट्री भी बनेगा। तो उसका जो पोल्यूशन होगा, जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनका क्या होगा, जो वहाँ से जिसको एविक्ट होंगे तो उनको रिहेबिलिटेट कहाँ किया जाएगा। तो ये काफ़ी सारे सवाल है इटगिट, और उस सब को लेके ही हमेशा नाराज़गी रहते हैं ना। बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही है कि, लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी उसमें भी एक आपका एक देखिएगा कि कल पकड़ लीजिए एक बड़ा सीमेंट फैक्ट्री होगा, उस गाँव का जो बंदा शायद बहुत इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसका वहाँ पे रोल क्या होगा, एक दुकान लगाएगा बाहर। गुड़गांव का वीडियो वायरल होता है ना कि जमीनें उनकी है और गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। हाँ, तो वो वाला भी एक सेंटीमेंट लोकल लेवल में चलता है कि उसको अभी ये रोल गवर्नमेंट का है कि वो हाउ दे आर गोइंग टू बैलेंस इट, कि कैसे दोनों को बैलेंस करके आगे बढ़ाएंगे दोनों इंटरेस्ट को। जैसे ये पर्यावरण की लेकर जो बात है, मैं बड़ोदरा में गया था, आई थिंक मैंने स्टोरी भी किया था 2022 इलेक्शन के टाइम में गुजरात में। तो वहाँ पे जींस और कलर की बहुत सारी फैक्ट्री हैं, पेंट की। अब जो पेंट की फैक्ट्री है उसके पीछे खेती वाला इलाका फुल, और वहाँ जो पंप से पानी निकलता है वो एकदम काला नीला कलर का, कि उससे सब्जी जहरीली होती है। अगर उस जो पानी निकलता अगर तुमने मुंह में ले लिया, पी लिया, जो उसमें से पानी निकलता अगर तुमने उसको पी लिया तो तुम बीमार पड़ जाओगे। और उसी से सब्जी उत्पादन हो रहा है, तो भाई शरीर में तो जहर जा ही रहा है। तो सरकारों को ध्यान रखना चाहिए कि क्लियरेंस देने से पहले पर्यावरण का थोड़ा ध्यान रख लें, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि पर्यावरण बदला लेती है। देखो आज हम लोग हिमाचल के वीडियो देख रहे हैं, हाईवे के ऊपर नदी आ गई, ब्यास नदी। हमने अभी देखा उत्तराखंड के धराली में कैसे पूरा होटल्स तमाम चीज़ बने थे और एक दिन पानी आया, सब बराबर करके चला गया। इससे जुड़ी रिपोर्ट आप न्यूज़ लॉन्ड्री पे देख सकते हैं। दूसरी स्टोरी प्रत्युष तुमसे ये है कि ये बताओ, आसाम से आप रहने वाले हो, क्या आसाम में कानून व्यवस्था का सारा सिस्टम ठीक हो गया है? क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट है, मतलब बिल्कुल पूरा नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर इलाका, वहाँ पे ड्रग्स या दूसरे तमाम परेशानी लंबे समय से रही है।
ये आसाम पुलिस के पास इतना खाली समय है कि गुजरात चली जाती है उनको अरेस्ट करने के लिए। ये इलाहाबादिया का विवाद होता है, उसके बाद इलाहाबादिया पर केस करके पहुंच जाती है मुंबई, उसको लेके आती है, वहाँ सुनवाई चलती है। वो विजुअल हमें याद है, इलाहाबादिया को ऐसे लेके जा रहे थे जैसे उसने बहुत बड़ा कोई हीनियस क्राइम किया हो। उसने बोला वो गलत था, लेकिन उसको पकड़ के ऐसे ले जा रहे, भाग जाएगा। उसके बाद अभी हमने दिल्ली में देखा कि जर्नलिस्ट ने कुछ बोला, FIR हो रहा है आसाम में। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो नेहा दीक्षित का केस है वो भी आसाम में चल रहा है, वायर वाला। तो ये आसाम पुलिस इतनी खलिहर है या उसने आसाम में सारा मामला सेट कर दिया, अब उनको लगता है कि थोड़ा देश में देखें, जो कुछ भी गलत हो रहा है उसको ठीक करना है। आई थिंक ये ट्रेंड ज़्यादा हुआ है आफ्टर 2021 व्हेन हिमंता बिस्वा शर्मा बिकेम द चीफ मिनिस्टर एंड ऑब्वियसली ही इज़ ऑल्सो द होम मिनिस्टर बिकॉज उसने होम पोर्टफोलियो किसी को नहीं दिया है। तो बसंत, इस केस में हम जब देखते हैं ना, इसमें लेटेस्ट क्या ही ले लेते जो सिद्धार्थ भारद्वाज से लेके करण थापर, अविसार शर्मा में केस हुआ, तो हमने और कुछ नहीं देखा था। ये जब खबर आया था हमने सब FIR निकाला और उसके बाद देखा कॉम्प्लेनेंट कौन है। तो उसमें क्लियर दिख रहा है कि आई थिंक 3 FIR थे, एक और इंटरेस्टिंगली कोई भी आपसे बात नहीं करता है जो कॉम्प्लेनेंट है। यूजुअली आप किसी के ऊपर कंप्लेन कर रहे हैं, इट्स ऑन द न्यूज़, यू कैन से कि इन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे आपका अच्छा नहीं लगा या जो भी है, आप यू कैन से। ये लोग फ़ोन नहीं उठाता भी अगर अभी तो बिजी हूँ, बाद में कॉल करेंगे। और उसके बाद जैसे ही हमने डिग आउट किया, उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल में गया, वेरी इजी एंड सिंपल था कि ये सब लोग बीजेपी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, एक्सेप्ट वन। एक FIR का जो बंदा है उनका कोई हमें सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस मिला नहीं, और हमने कॉल किया तो उन्होंने आई थिंक 12 घंटे बाद कॉल उठाया था और उन्होंने तब बोला कि नहीं मैं इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़्यादा बात नहीं किया। विद इन 30 सेकेंड्स ही कट द फोन। ये कौन से केस में था? ये देखना पड़ेगा। तीनों में से मतलब आई थिंक देयर आर 3 सिद्धार्थ भारद्वाज और करण थापर के ऊपर 2 FIR हुए हैं। एक और इंटरेस्टिंगली इनका भी एक पैटर्न देखिए कि पहले इनके ऊपर जो केस चल रहा था अगस्त की टाइम पे जो इनको नोटिस भेजा गया था, वो केस चल रहा था। एक केस जो जुलाई 11 को रजिस्टर्ड हुआ था, ठीक है, और वो है आसाम के एक डिस्ट्रिक्ट है मोरीगांव, वहाँ पे रजिस्टर्ड हुए थे। तो वो जिस बंदे ने रजिस्टर किया था वो बंदा एक्चुअली एक बीजेपी का वहाँ का लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल है। तो हाँ, तो उन्होंने केस किया था। उस केस में जब अगस्त 12 को SC से इन लोगों ने रिलीफ ले लिया, सिद्धार्थ भारद्वाज, हाँ, सुप्रीम कोर्ट से सिद्धार्थ भारद्वाज और ये करण थापर ने, तब असम पुलिस एक अपनी वो बक्से से एक नया केस निकाल के लाया और ये रजिस्टर्ड होके रखा था मई 9 को जी। तो उस केस के बारे में इन लोगों ने मई 9 से अगस्त 12 तक कुछ बात नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं था। जैसे ही रिलीफ मिल गया उसी टाइम पे इन लोगों ने निकाल के लाया। तो इट्स क्लियर कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि वेंडेटा है पॉलिटिकल, बिकॉज सब बीजेपी के लोग फाइल कर रहे हैं जी। तो इससे भी दिखता है कि एक पॉलिटिकल पैटर्न है, एक टारगेटिंग है, कुछ भी हो तो एक साइलेंस करने का तरीका है। और सिर्फ असम के बाहर के जर्नलिस्ट पे भी नहीं है। हमने रिपोर्ट किया था आई थिंक अप्रैल के अराउंड, असम के एक जर्नलिस्ट है दिलवार हुसैन मजूमदार, उन्होंने एक एपेक्स बैंक नाम के एक बैंक में करप्शन चल रहा था जो ऑब्वियसली सरकार के लोग इन्वॉल्व थे, ऐसा एलिगेशंस थे। उनका जब वो इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे, वहाँ से जाके रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको भी एक फेक केस लगा के, उनको भी क्या आई थिंक डॉक्यूमेंट चोरी करने का या ऐसा कुछ लगाया था। हमने रिपोर्ट किया था न्यूज़ लॉन्ड्री में, वो रिपोर्ट भी है। तो उनको जेल में डाला गया था। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी उस केस को वो किया था, सोमोटो लिया था। तो ऐसा नहीं है कि बाहर ही हो रहा है, अंदर भी लोगों को हो रहा है। इवन आप चीफ मिनिस्टर का एटीट्यूड देखिए, मुझे याद है लास्ट ईयर शायद एक आसाम का जर्नलिस्ट था शाह आलम, इज़ अ वेरी गुड जर्नलिस्ट, हम लोग की एज का ही होगा, शार्प जर्नलिस्ट। तो एक जब बाइट देते हैं चीफ मिनिस्टर, वो बाइट ले रहा था तो उन्होंने बाकी सब बात, उस टाइम पे एक टॉपिक चल रहा था, आपको याद होगा कि असम में एक यूनिवर्सिटी है USTM, तो उसकी वजह से गुवाहाटी में फ्लड होता है। एक नैरेटिव चीफ मिनिस्टर बना रहे थे कि उन्होंने पहाड़, मतलब जो पहाड़ में यूनिवर्सिटी पहाड़ी एरिया में है, तो वहाँ पे उन लोगों ने काफ़ी एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन किए हैं जिसकी वजह से वहाँ का पानी यहाँ आता है। तो इस तरीके का एक नैरेटिव चला रहा था बेसिकली। एंड द ओनर ऑफ USTM इज ए मुस्लिम मैन। अच्छा। तो वो भी एक समझ रहे ना, फ्लड जिहाद वाला एंगल ही है एक तरीके का। तो ये जब चल रहा था, शाह आलम ने चीफ मिनिस्टर को एक सवाल पूछ दिया कि आपकी
खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी जो एक्चुअली गुवाहाटी में ही है, आउटस्कर्ट्स में है, तो वहाँ पे भी काफ़ी ऐसे पहाड़ मतलब पहाड़ वो किया जा रहा था, पहाड़ का डिस्ट्रक्शन था। तो जब उसने ये सवाल पूछा तो उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। जैसे ही उसने शाह आलम बोला, उसका जो मुस्लिम आइडेंटिटी है उसको लेके चीफ मिनिस्टर ने रिमार्क किया कि शाह आलम एंड द ओनर ऑफ यूएसटी में लोग सवाल करेंगे, इस तरीके का था। वो भी रिपोर्ट न्यूज़ लॉन्ड्री में है। तो देयर इज़ ए पैटर्न बाय द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ ह्यूमिलेटिंग जर्नलिस्ट और ट्राइंग टू इंटिमिडेट देम। एक पैटर्न है क्योंकि उनके खिलाफ भी काफ़ी आरोप है जी। और क्योंकि चीफ मिनिस्टर के बारे में बोल रहे हैं और इतना वो जर्नलिस्ट के खिलाफ है, तो आपको और एक रिपोर्ट हमने ही किया था पिछले साल। मैं उसी पे आ रहा था। अच्छा, आप भी आ रहे थे। हाँ। मैंने कहा कि ये इतना मीडिया एंटी मीडिया है और मीडिया मुगल बनते जा रहे हैं वहाँ पे। नहीं, जिस तरह टाइम पे वो मीडिया को अटैक कर रहे हैं, जर्नलिस्टों को अटैक कर रहे हैं, दिल्ली से गुजरात से कहाँ कहाँ पुलिस पहुँच जा रहे हैं जर्नलिस्ट को पकड़ने के लिए, उसी टाइम पे उनकी खुद की घर का भी एक फैमिली ओन बिजनेस है वहाँ पे मीडिया का, और सबसे बड़ा मीडिया है वहाँ पे। आपने पिछले साल किया था। हाँ, उनकी वाइफ उनकी वाइफ का ओनरशिप है, उनकी वाइफ और बेटा, और आई थिंक बेटी भी अभी शेयर होल्डिंग में है। तो उनका लेकिन खुद का मीडिया का हिस्ट्री कैसा है वो भी देखना चाहिए। थोड़ा बता दो हमारे दर्शकों तो को। उनका खुद का मीडिया का हिस्ट्री एवरीबडी नोज, इट इज ए कम्प्लीटली बायस्ड, इट फेवर्स हिमंता बिस्वा शर्मा's ओन पॉलिटिकल एम्बिशन। हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह पॉलिटिकल अलाइन होंगे उस तरफ ही उनका न्यूज़ का मतलब एंगल चेंज होता है। तो डेफिनेटली इट्स अंडरस्टूड, बट उससे भी इंटरेस्टिंग है उनका स्टार्टिंग। अच्छा, जब 2008 में उस चैनल खोला, मतलब स्टार्ट हुआ था। क्या नाम है चैनल? न्यूज़ लाइव। न्यूज़ लाइव। इट्स ए क्वाइट पॉपुलर एसएमएस लैंग्वेज टेलीविजन चैनल इन असम। तो उनका और भी चैनल्स है, इंग्लिश में है नॉर्थ ईस्ट लाइव, तो एंटरटेनमेंट चैनल 2-3 है। तो उनका मैं जब लास्ट ईयर वो स्टोरी किया था, मैंने देख रहा था उनका बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में एक इंटरेस्टिंग चीज आता है। उनकी कंपनी जब स्टार्ट हुआ था, एक्चुअली उनकी जो वाइफ है रेनिकी भूया शर्मा, तो रेनिकी भूया शर्मा वॉज नॉट मतलब पहले उनका कुछ ऐसा हिस्सेदारी नहीं था उस चैनल में। धीरे धीरे वो बढ़ा, और इंटरेस्टिंगली उस चैनल में जो फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, लगभग 22 कंपनियां थे। उसमें से एक शायद चेन्नई का थे, और मेजोरिटी ऑफ देम वर फ्रॉम कैलकाटा's बड़ा बाजार। हाँ, एक पॉपुलर जगह बड़ा बाजार। यस, बड़ा बाजार। तो कैलकाटा बड़ा बाजार मैं भी गया हूँ काफ़ी बार, रिपोर्टिंग के दौरान भी गया हूँ, काम के लिए भी गया हूँ। तो बड़ा बाजार एक ऐसा फेमस जगह है, किसी को भी आप पूछिए जो थोड़ा खबर रखते हैं, कि इट्स अ हब ऑफ सेल कंपनीज। तो वहाँ पे आपको सिमिलर डायरेक्टर्स का कनेक्शन मिलेगा, लिंक्ड डायरेक्टर्स। ऐसा करीब 20-22 कंपनियां उस चैनल में पैसा लगाता है, और धीरे धीरे वो 20-22 कंपनियां एग्जिट करते जाते हैं, और शेयर्स धीरे धीरे हिमंता बिस्वा शर्मा की फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर होते जाते हैं। तो उनका खुद का चैनल का जो जर्नी है वो ही एक तरीके का कंट्रोवर्शियल, और ये सिर्फ हमने रिपोर्ट किया है आया है ऐसा भी नहीं। 2009 की आसपास काफ़ी असम के एक्टिविस्टों ने भी इस सवाल को खड़ा किया था, क्योंकि देयर वाज ए एलिगेशन कि देयर वर सरेंडर्ड मिलिटेंट्स मनी इज बिहाइंड द चैनल, दैट वाज द एलिगेशन। तो ये सब भी था पुराना कहानी। तो खुद का जब आपका हिस्ट्री इतना कंट्रोवर्शियल हो, और आप बाकी जर्नलिस्टों पे आप डिग आउट कर रहे हैं कि इनको पकड़ के ले जाएंगे, अरेस्ट करेंगे, FIRs कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, तो या इट टेल्स द स्टोरी। हाँ, और मतलब ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है आपके अंदर कि आप दूसरे जर्नलिस्ट को, और सबसे बुरी बात है कि आप किसी के नाम सरनेम की वजह से, आप किसी के काम की वजह से उसकी आलोचना करिए। किसी के सरनेम में क्या, मैं जो लिख रहा हूँ ये मेरा काम है, मेरा सरनेम क्या है उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है मेरे काम से। तो प्रत्युष की ये स्टोरी है जिसका आप हिमंता फैमिली ग्रिप ऑन द हेडलाइंस वाया नॉर्थ ईस्ट इंडिया बिगेस्ट मीडिया एम्पायर। यस, तो आप इसको ज़रूर पढ़िए, काफ़ी लंबी है और काफ़ी ज़रूरी रिपोर्ट है, और आपको पता चलेगा कैसे आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूरा जो मीडिया है, मीडिया मुगल बोलते हैं, उस तरीके से मीडिया पे एक छत्र कब्जा किया। और कुछ ही एक लोग जो सवाल पूछ सकते हैं पूछ रहे हैं, उनको अलग अलग जगहों पे FIR करके फंसाओ। अगर केस चलने लगा तो यहाँ दिल्ली से आदमी असम जाए, फ्लाइट का टिकट 5-10 हज़ार का, आने का 10 हज़ार का, ट्रेन से 3 दिन लग जाएगा जाने में, आदमी फ्रस्ट्रेट होकर काम नहीं कर पाएगा। लेकिन हम प्रत्युष लगातार स्टोरी कर रहे हैं, और हम ये कर पाते हैं आप सबके सहयोग से। तो अपना सहयोग बनाए रखें ताकि ऐसी स्टोरी सुमेधा, प्रत्युष, शिव नारायण, अनमोल प्रीतम, अवधेश कुमार
हमारी दृष्टि, ये तमाम लोग जो हम स्टोरी करते हैं, प्रतीक गोयल, वो आप तक आती रहे बिना किसी डर और भय के। तो हमारा पॉडकास्ट में जो बातचीत है यहीं ख़त्म होता है। ये दोनों की रिपोर्ट आप हमारे वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। जो आखिरी हम लोगों के पॉडकास्ट का वो होता है, सुमेधा को सबसे पहले सुमेधा के लिए ये कानूनी चेतावनी है कि वो अपने रिकमेंडेशन में सैयारा फिल्म का जिक्र नहीं करेंगी। तो आप लोगों का जो रिकमेंडेशन है आप बताइए, क्या प्रत्युष और आई थिंक सुमेधा? मैं पहले दे चुकी हूँ इसका रिकमेंडेशन पिछले से पिछले हफ्ते में। हाँ, हाँ, सो अभी जब मैं आपसे बात कर रही थी, जब आप बता रहे थे कि क्यों सब्सक्राइबर फंडेड मीडिया ज़रूरी है, तभी मेरे ध्यान में आया कि इस हफ्ते मेरा रिकमेंडेशन ये हो सकता है। 2-3 हफ्तों से तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मिला कुछ पढ़ने या हाँ। कुछ और अच्छी हम देख कुछ रहे थे देखने सुमेधा का। 6 कंप्यूटर पे काम कर रहे थे। अभी वो स्टोरी आएगा। हाँ, अभी वो story ऑफिस के आएगा। जितने बचे हुए लैपटॉप थे या जो भी, वो रात भर चलते थे, इनका पता नहीं डेटा ऐसे से होता रहता हाँ, है। अभी वो डेटा अभी कंपाइल हो रहा है अभी भी। जी, तो आई थिंक इस हफ्ते जो सबको देखना चाहिए, अगर शायद किसी ने मिस किया है, तो वो पॉडकास्ट है एक बिटवीन कलीपुरी स्मिता प्रकाश। स्मिता प्रकाश, हाँ। ANI पे। हाँ, सो वो मेरा इस हफ्ते का पॉडकास्ट रिकमेंडेशन है, स्मिता प्रकाश एंड कलीपुरी। वो ज़रूर देखिए। एंड वो इट्स फन टू वॉच, बट वो आपको ये बताता है कि जितना प्रॉब्लमेटिक हम लोग समझते हैं बिलियनियर मीडिया को, उतना ही प्रॉब्लमेटिक बिग टीवी चैनल्स भी बिलियनियर मीडिया को समझते हैं। जिस तरीके से वो उस पॉडकास्ट में हर बार बता रहे थे कि कैसे एनडीटीवी, क्योंकि अब अडानी ने ओन कर लिया है तो अब इतना अच्छा नहीं रहा है, तो वो काफ़ी खुल के इस पे बात कर रहे थे। तो इट इज़ एन इंटरेस्टिंग वॉच। प्रत्युष, तुम्हारा रिकमेंडेशन क्या है? मैं अभी फिलहाल एक पॉडकास्ट सुन रहा था बाय ब्लूमबर्ग। इट्स नेम इज द नेम ऑफ द पॉडकास्ट इज बिग टेक एशिया, बट in this episode they talk about the rebel army supplying rare earths. So this is a story from Myanmar. So basically म्यांमार में हम जानते हैं कि सिविल वार हो रहे हैं, म्यांमार जुंटा और बाकी जो ग्रुप्स है, एथनिक ग्रुप्स है, उन लोग ग्रेटर ऑटोनॉमी के लिए फाइट कर रहे हैं। तो द एरिया वेयर काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी ऑपरेट्स, वहाँ पे अभी कासिन इंडिपेंडेंट आर्मी ने एक रेयर अर्थ मिनरल्स जहाँ से निकलते हैं, ऐसा एक माइन पे अभी उनका अभी कब्जा हो गया है। अच्छा। तो बेसिकली एक मतलब मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नाउ होल्डिंग द ग्रिप ओवर ए रेयर अर्थ, जो अभी जानते हैं रेयर अर्थ काफ़ी सरसा में, अभी इंडिया में भी बोल रहा है कि हम, मोदी जी भी बोल रहे हैं कि हम क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ्स की उसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि उससे ही जो आपका आईफोन पे चिप्स, ये जो जितना भी आप नया जो AI वगैरह का वो देखते हैं, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाइना उसमें काफ़ी आगे है, वो US से लेके इंडिया से लेकर सबको सप्लाई करते हैं। एंड चाइना ने अभी काफ़ी पॉलिसी चेंजेस किया है कि रेयर अर्थ मटेरियल्स का सप्लाई में, जिसकी वजह से अभी रॉयल एनफील्ड जैसे इंडियन जो ऑटोमेकर्स है उनको भी काफ़ी परेशान हो रहा है, क्योंकि दे आर नॉट गेटिंग द रेयर अर्थ मटेरियल्स। तो ऐसा एक इम्पोर्टेंट जो एक वो है मिनरल्स है, उस पे अभी एक रेबल आर्मी का ग्रिप हो गया है म्यांमार पे। तो इट इज द स्टोरी ऑफ इट, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ ब्लूमबर्ग स्टोरी, एंड आई रिकमेंड एवरीवन टू लिसन टू दिस पॉडकास्ट इन ब्लूमबर्ग। आई विल डेफिनेटली। मसंद, आपका? मेरा भी रिकमेंडेशन, मैं काफ़ी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक डॉक्यूमेंट्री में बिजी हूँ। हम सबको इंतजार है। तो मैं एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहा हूँ, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। पर मैं पिछले दिनों जब लास्ट वीकेंड और लास्ट वीकेंड 2 फिल्में आई, सीरीज आई है, मैंने देखा। एक है सलाहकार, जो तकनीकी तौर पे अजीत डोभाल पे बनी है, वो लुक से, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हैं। उसमें बताया गया कि डोभाल ने कैसे पाकिस्तान में परमाणु बम बन रहा था तो उसको कैसे जाके उसमें मिलावट कर दिया, वो ब्लास्ट हो गया। और दूसरा भी एक प्रतीक जो एक्टर हैं, काफ़ी अच्छे एक्टर हैं प्रतीक, उनकी आई है सारे जहां से अच्छा, अगर मैं नाम नहीं भूल रहा हूँ। हाँ, ये भी मैंने उसमें नेटफ्लिक्स पे, जो अंसर मेहता वाले उसमें थे। हाँ। तो ये नेटफ्लिक्स पे इसमें भी है कि कैसे भारत का एक जासूस जाके वहां पे वो परमाणु बम ना बना पाए, उसको डिफ्यूज करता है। तो
ये बस वैसे ही बता दिया, मैं ये रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आप इसको देखिए, और सलाहकार तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा देखने के लिए। सारे जहाँ से अच्छा, फिर भी प्रतीक का एक्टिंग बहुत अच्छा है। पहले वाले में तो समझ में नहीं आता कि क्या फिल्म है, ऐसे उसको देख के लगता है कि पाकिस्तान में जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, मतलब जनरल अयूब थे आई थिंक जब की बात हो रही है, सब मतलब मूर्खताओं से भरे हुए हैं। ऐसा देख के लगता है कि मतलब कोई एक भारत का जासूस जाता है, अंदर बाइक ले घुस जा रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा था, समझ नहीं आता। सिस्टम होगा ना, हर जगह पे एक सिस्टम है। और जबकि कहा गया होता है किस व्यक्ति पे नजर रखना है, अगर आपको कहा गया इस व्यक्ति पे नजर रखना है तब भी हो रहा है, तो मुझे बड़ा मतलब ऐसा क्यों बनाया, मतलब मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ। खैर, मेरा जो रिकमेंडेशन है, मैं चाहूँगा कि आप सुमेधा की जो स्टोरी है बिहार को लेकर उसको पढ़ें, प्रत्युष की जो स्टोरी है उसको पढ़ें, और मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे डॉक्यूमेंट्री का इंतज़ार करें, वो जल्दी आएगी, आप तक पहुँचेगी। और इसी के साथ ये पॉडकास्ट ख़त्म होता है। जाते जाते एक चीज़ आपको याद दिला दूँ कि हम आपके समर्थन से काम कर रहे हैं, हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते, ना ही कॉरपोरेट से और ना ही सरकार से। आप हमें अपना समर्थन बनाए रखें। और अभी हमारी जो साथी रिपोर्टर हैं दृष्टि चौधरी, वो एक सेना कर रही हैं। आप सब इस चीज़ों से परिचित होंगे, शहरों में अगर आप रहते होंगे तो जो बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ होती हैं उसमें जो फुटपाथ होता है, जो पैदल चलने के लिए होता है या साइकिलिंग के लिए होता है, उस पर कैसे शहर के अमीरों ने कब्जा किया हुआ है। कहीं पे अपने गार्ड का रूम बना देते हैं, कहीं पे पार्किंग बना देते हैं, आप उस इलाके से निकल नहीं सकते। तो इसी को लेकर जो हमारा सेना है उसका नाम है अर्बन इंडिया एलिट टेक ओवर। आप इसमें अपना सहयोग दें। सहयोग देने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, newslaundry.com/सेना पर जाएं, ये लिखा हुआ आपको मिलेगा, उसमें अपने मन मुताबिक राशि चुनें और हमें सहयोग करें, ताकि हम खबरें आप तक बिना किसी दबाव के लाते रहें। आपने पॉडकास्ट सुना, आपका बेहद शुक्रिया। कोई सुझाव, कुछ गलती, कुछ अच्छा हमने किया हो तो हम सब अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, और हमारा ईमेल आईडी है, जैसे मेरा basant@newslaundry.com, ऐसे ही बसंत की जगह सुमेधा @newslaundry.com, pratyush@newslaundry.com। आप हमें मेल करके अपना सुझाव दीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया, आप दोनों का भी शुक्रिया। थैंक यू वसंत। Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.